बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में कंसेप्ट समझा था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड का, और हमने ये पॉइंट प्रूव किया था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क है वो पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड से। ये पॉइंट हमने प्रूव कर लिया था। अब हमने कुछ डेफिनेशंस को देखना है। जो पहली डेफिनेशन है, पहला कंसेप्ट है, वो कंजर्वेटिव फील्ड का है। हमने देखा कि ग्रेविटी का वर्क जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी फील्ड जिसका वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, ऐसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देते हैं। ऐसी फील्ड जिसका वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, ऐसी फील्ड को हम क्या नाम देते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, हम लिखा हुआ है द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड हो, ऐसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देंगे। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही थी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? कंजर्वेटिव फील्ड होगी। और एक और पॉइंट भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, जिसको अभी हम प्रूव भी करेंगे, कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। इस केस में अगर आप देखेंगे तो वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होगा? जीरो होना चाहिए। एक तो कंडीशन आ गई कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, दूसरी कंडीशन है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ भी जीरो। अब क्लोज पाथ कौन सा होता है? जिसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन, फाइनल पोजीशन सेम हो। जिसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो? सेम हो। ऐसे फील्ड को, ऐसे पाथ को हम क्लोज पाथ कहेंगे, और ऐसा फील्ड जिसमें वर्क क्लोज पाथ में जीरो होगा उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देंगे। तो एक पॉइंट तो हमने ये प्रूव किया था कि ग्रेविटी का पाथ जो है, ग्रेविटी का जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तीन डिफरेंट पाथ हमने लिए थे, ये तीन डिफरेंट पाथ थे, लेकिन तीनों का वर्क क्या था? सेम था। अब हम एक क्लोज पाथ को देखेंगे और ये प्रूव करेंगे कि क्लोज पाथ में ग्रेविटी का वर्क जीरो होता है। क्लोज पाथ कैसे हो गया? फॉर एग्जांपल ये एक पाथ है, अगर आप ए टू डी जाएं, डी टू बी जाएं और बी से दोबारा ए पर आ जाएं, ए से चले थे दोबारा ए पर आ गए, तो ये क्लोज पाथ है। ये कैसे जीरो होगा ये अभी हम प्रूव करेंगे। उससे पहले हम जनरल दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं कि दो कंडीशन हो सकती हैं। ऐसी फील्ड जिसमें वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, ऐसी फील्ड जिसमें वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, और ऐसी फील्ड जिसमें वर्क क्लोज पाथ में जीरो होगा, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इसकी एग्जांपल हमने याद रखनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल हैं। अब ये तो हो गई कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड भी हो सकती है। अब कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क क्लोज पाथ में जीरो होगा और वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। नॉन कंजर्वेटिव उसके ऑपोजिट होगी। दोज फोर्सेस या दोज फील्ड जिसमें वर्क इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो, जिनका वर्क क्लोज पाथ में जीरो नहीं होगा और वो पाथ डिपेंडेंट होगी। ये जो फील्ड है इसमें जो वर्क होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, ऐसी फील्ड को नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे, और उन फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे। तो ये है जी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन। एग्जैक्टली कंजर्वेटिव फील्ड के, कंजर्वेटिव फोर्स के क्या होगी? ऑपोजिट होगी। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन इन स्ट्रिंग है, फ्रिक्शनल फोर्स है। अब एक कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं कि दो सरफेसेस को हम एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। दो सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? स्लाइड। अगर वो सरफेसेस रफ हैं तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को रेजिस्ट कर रही होंगी, फ्रिक्शन ज्यादा है। अगर उन्हीं दो फोर्सेस को हम लुब्रिकेटेड कर दें, लुब्रिकेटेड करते मैंने उनके दरमियान में कोई ऑयली सरफेस लगा दें, तो फिर क्या होगा कि वो दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगी, तो हमें वर्क क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। दो सरफेसेस रफ थी तो ज्यादा वर्क करना पड़ा, दो सरफेसेस जो आपने स्मूथ कर दी, लुब्रिकेटेड कर दी, कम वर्क करना पड़ा। इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो गई। तो फ्रिक्शन का जो वर्क है वो क्या होगा? वो पाथ डिपेंडेंट है और वो क्लोज पाथ में भी जीरो नहीं होगा। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, गिव देयर एग्जांपल। ये पॉइंट हमने याद रखने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम ये प्रूव करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका वर्क क्लोज पाथ में क्या होता है? जीरो होता है। उसका वर्क क्लोज पाथ में क्या होगा? जीरो। तो ये हमसे शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रूव दैट वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। तो हम एक क्लोज पाथ कंसिडर करते हैं, ए डी बी ए, यानी हम ऑब्जेक्ट को पहले ए टू डी लेके जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को डी टू बी लेके जाएंगे, और अब हम बी से ऑब्जेक्ट को वापस लाएंगे ए की तरफ। तो हम तीनों ये वर्क पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ए टू डी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डी टू बी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ए टू बी हमने कैलकुलेट किया था, अब बी टू ए भी कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कैसे।
अब इसका मतलब हमारा जो वर्क है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला A to D, दूसरा D to B, और जो तीसरा हमारे पास है वो है B to A। A to D, D to B एंड B to A, इन तीनों वर्क को कैलकुलेट करना है। पहले A to D की बात करते हैं। A to D F डॉट D F D cos थीटा, वही चीज A to D लेके जा रहे हैं, तो F की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट। ये पिछली वही चीजें एग्जैक्टली जो हमने पहले देखी थी, तो लिहाजा मैं इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ। F की जगह वेट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह D आ गया। अब वही चीज, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, एंगल 90, cos 90 0, तो A to D वर्क आ गया 0। D to B वर्क कैलकुलेट करते हैं। D to B वर्क F डॉट D F D cos थीटा, F की जगह आ गया वेट mg, डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गई हाइट h, जो कि D to B हाइट डिस्प्लेसमेंट क्या है, h के इक्वल है। अगेन वही चीज, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डिस्प्लेसमेंट है सॉरी यहाँ पर, वो एक्टिंग अपवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, थीटा 180 cos 180 -1, तो D to B वर्क आ गया -mgh। तो A to D वर्क निकाला, D to B वर्क निकाला, दोनों निकाल लिए, एक 0 आया और एक आया -mgh। अब आपको याद हो A to B वर्क हम निकाल चुके हैं। A to B वर्क हमने इससे पिछले पॉइंट पे निकाला था कि हमने उस पूरे पाथ को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पाथ में तकसीम किया था। उन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पाथ को ऐड करके जब हमने टोटल वर्क निकाला था तो वो वर्क हमारे पास आया था -mgh। ये आपको नजर आ रहा होगा कि A to B जो वर्क है वो है -mgh। A to B वर्क -mgh है, तो B to A वर्क क्या होगा, ऊपर जाते हुए माइनस है तो नीचे जाते हुए क्या हो जाएगा, वो ही A to B वर्क जो है वो माइनस था, तो B to A वर्क क्या हो चुका है, +mgh हो चुका है। समझ आ गई बात, ये वही पॉइंट एग्जैक्टली जो हमने पहले देखा, A to B -mgh, तो नीचे आते वही प्लस हो जाएगा क्योंकि अब वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब वही पाथ हमारा था AD BA, वर्क डिवाइडेड था A to D D to B B to A। A to D वर्क 0, D to B वर्क अभी निकाला -mgh, और B to A आपके सामने है +mgh। तो -mgh +mgh कैंसिल करके रिजल्ट दे देंगे 0। हैंस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ क्या आ गया, 0। तो ये एक और पॉइंट हमें आगे मिल गया कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक तो उसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता और दूसरा उसका वर्क क्लोज पाथ में क्या होगा, 0। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया 2, और ये एक लॉन्ग का भी हमारे पास कंसेप्ट हो गया। पहले मैंने सिंपली कहा था कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, उसका पाथ उसका जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये प्रूव करें। अब आपको ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, शो दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो करना क्या है, वही सेम आंसर। एक तो आप यहां तक प्रूव कर देंगे कि ये जो हमारे पास वर्क होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा आप साथ ये पॉइंट भी ऐड कर देंगे कि वर्क इन अ क्लोज पाथ 0 होगा, तो ये पॉइंट आपका प्रूव हो जाएगा कि ये जो अर्थ है वो अर्थ जो है वो उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया और शॉर्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल यहाँ पर हो गए। अब हमने आज एक और टॉपिक भी इसी टॉपिक में ही देखना है, और वो हमारे पास है पावर का टॉपिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और वो हमारे पास टॉपिक है जी पावर का। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब यहाँ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हम पावर की अगर अब बात करें तो पावर को अलग हमें स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है। हम वर्क को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें इस पावर को अलग से स्टडी करने की ज़रूरत क्या है। तो जो डेफिनेशन ऑफ वर्क है वो हमें वर्क के बारे में तो बताती है कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, वर्क होगा। लेकिन पावर एक ऐसी चीज़ है जो इसको टाइम के साथ रिलेट करती है। पावर वर्क को किसके साथ रिलेट करती है, सेकंड के साथ और के साथ, यानी ये उसको फर्दर रिलेट करेगी किसके साथ, टाइम के साथ। तो ये हमें बताती है कि किस रेट के साथ वर्क जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन सिंपल मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि वर्क हमें टोटल जो एनर्जी ट्रांसफर है वो बताता है, लेकिन कितनी देर में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई वो हमें कौन बताती है, पावर बताती है। इन जनरल ये कंसेप्ट है। उसके बाद डेफिनेशन है सिंपल सी, आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में आपने पावर के बारे में पढ़ा होगा। तो ये होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है
उसको भी हम पावर का नाम देते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वर्क परफॉर्म करेंगे वो भी हमारे पास पावर होगी। इसका फार्मूला हम लिखेंगे तो कुछ यूं लिखेंगे, P इज इक्वल टू W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास पावर है, P इज इक्वल टू W/T। तो ये हमारे पास एक पावर की एक सिंपल डेफिनेशन आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो दो टाइप्स हमने देखनी है पावर की, एक है एवरेज पावर और एक है इंस्टेंटेनियस पावर। अब एवरेज पावर क्या होगी? एवरेज पावर ये है कि अगर आपके पास एक बॉडी, एक कोई मशीन है, वो नंबर ऑफ वर्क परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल एक फैन भी बेसिकली एक मशीन ही है, एक एजेंसी है। तो ये फॉर एग्जांपल एक फैन जो है वो W1 पर वर्क परफॉर्म करता है इन टाइम T1, फिर W2 वर्क परफॉर्म करता है इन टाइम T2, यानी डिफरेंट टाइम के लिए हम इसको ऑपरेट कराते हैं। फिर W3 वर्क परफॉर्म करता है इन टाइम T3। तो ये अब आपको नजर आ रहा है कि ये तीन डिफरेंट टाइम में तीन डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहा है। हमें इसकी एवरेज चाहिए, तो क्या करेंगे? एवरेज होती है रेशियो ऑफ टोटल वर्क टू टोटल टाइम, रेशियो ऑफ टोटल वर्क टू टोटल टाइम, यानी इन तमाम वर्क्स को ऐड करें। ये आपके पास आ गया डेल W। डेल W क्या है? W1 प्लस W2 प्लस W3, और ये है टोटल टाइम डेल T। डेल T क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये इनकी जो रेशियो है वो हमें क्या दे देगी? एवरेज पावर देगी। तो एवरेज पावर क्या है? रेशियो ऑफ टोटल वर्क टू टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। ये हमारे पास एक सेकंड डेफिनेशन आ गई एवरेज पावर की। इंस्टेंटेनियस पावर, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किसकी है? इंस्टेंटेनियस पावर की। अब इंस्टेंटेनियस पावर ये है कि बेटा हम एक फॉर एग्जांपल एक फैन ऑपरेट कर रहा है, एक एजेंसी ऑपरेट कर रही है, तो हम ऐसा नहीं है कि फिर उसके रुकने का या एक सर्टेन टाइम का वेट करें। हम जैसे जैसे वो बॉडी वर्क कर रही है हम हर इंस्टेंट पे पावर को कैलकुलेट करना शुरू कर दें, यानी हर एक सेकंड के बाद उसका वर्क कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय उसका टाइम, तो हम क्या करें? उसकी पावर कैलकुलेट करना शुरू कर दें। तो ये पावर होगी इंस्टेंटेनियस पावर। पावर ऑफ अ बॉडी, पावर ऑफ एजेंसी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे, किसी भी सेकंड में या सेकंड के भी पार्ट में जो आप पावर कैलकुलेट करेंगे वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी। तो ये हो गई पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और हमेशा जो हम इंस्टेंट लेते हैं, आइडियली वो इंस्टेंट हम बहुत ही स्मॉल लेते हैं, इतनी स्मॉल कि हम कहते हैं वो अप्रोचेस टू क्या हो? जीरो हो, बहुत ही इंस्टेंट, ताकि हमें हर एक इंस्टेंट का, हर एक सेकंड के पार्ट का भी वर्क पावर मिलना शुरू हो जाए, वर्क मिलना शुरू हो जाए। तो इसको हम लिखते भी यूं है, पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ये है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी हमने लिमिट अप्लाई कर दी कि टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो है, तो उस वक्त जो वर्क होगा, उस इंस्टेंट पे जो टाइम होगा, इनकी रेशियो हमें क्या देगी? इंस्टेंटेनियस पावर देगी। तो ये हमारे पास, इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W ओवर डेल्टा T एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये हमने पावर को डिफाइन किया और ये हमने पावर की जो है वो डेफिनेशन देख ली, टाइप्स देख ली। प्रॉपर्टीज ऑफ पावर की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पावर में सबसे पहली चीज, क्योंकि पावर रेशियो है, पावर आपके पास रेशियो है W ओवर T, वर्क ओवर टाइम की, तो वर्क के बारे में भी जानते हैं आप, स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो इसका मतलब अल्टीमेट रेशियो जो पावर आएगी दैट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो जैसे हमने कहा कि ये वर्क ओवर टाइम है, तो वर्क का यूनिट आप जानते हैं किसकी इक्वल होता है? जाउल के, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो ये होती है जी जाउल पर सेकंड। यूनिट ऑफ पावर इज जाउल पर सेकंड, और उसको SI यूनिट, एक साइंटिस्ट वॉट है उसके नाम पे ही वॉट दिया गया है, तो SI यूनिट इज वॉट, आल्सो जाउल पर सेकंड। डेफिनेशन ऑफ वॉट की बात करें तो सेम डेफिनेशन आपके पास है, अगर आपकी एक बॉडी 1 जाउल वर्क करती है 1 सेकंड में, तो उसकी पावर क्या होगी? 1 वॉट होगी। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप ऑलरेडी जानते हैं। द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 joule of work is done in 1 second, 1 joule of work is done in 1 second, then this power will be 1 watt, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया, प्रॉपर्टीज आ गई, डेफिनेशन ऑफ वॉट आ गई। अब नेक्स्ट चीज देखें जी, हमने यहां पर बात की पावर की कि पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर मैं टाइम को इस साइड पे मूव कर दूं
तो जो वर्क है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल टू आ जाएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसका मतलब ये है कि वर्क इज इक्वल टू, वर्क का एक और फार्मूला आ गया था, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। अब वर्क जो है वो प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम है, तो वर्क का एक और यूनिट भी बनाया जा सकता है, और वो यूनिट क्या है, पावर का यूनिट मैं यहाँ पर पुट कर दूं वॉट, और टाइम का यूनिट पुट कर दूं सेकंड, तो मुझे वर्क का एक नया यूनिट मिल गया। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। अदर यूनिट ऑफ वर्क अदर देन जाउल, वो क्या हो सकता है, वो हमारे पास है W इज इक्वल टू पी इंटू टी, पावर का यूनिट वॉट, टाइम का यूनिट सेकंड, तो वर्क का मुझे एक और यूनिट मिल गया वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड इज इक्वल टू जाउल होगा। वॉट सेकंड को हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली वर्क डन है जो एक सेकंड में परफॉर्म होता है। एक ऐसी चीज, एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसी बॉडी वर्क परफॉर्म करती है जिसकी पावर 1 वॉट है। तो वर्क डन इन 1 सेकंड बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 वॉट, इसको हम वॉट सेकंड का नाम देंगे। ये हमारे पास वॉट सेकंड का एक यूनिट आ गया, और ये बेसिकली कमर्शियल यूनिट है। ये बेसिकली कमर्शियली अगर हमने वर्क को कैलकुलेट करना हो तो इसको यूज करते हैं। और अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखें तो वो किलोवाट आवर होता है। यहीं से निकला है, ये जो हमने ऊपर वाला पॉइंट देखा इसी से निकला है एनर्जी का एक और यूनिट किलोवाट आवर। ये एमसीक्यूज के तौर पे बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ये कैसे आया, जैसे ये इक्वेशन आपके पास है W इज इक्वल टू पी टी, यहाँ P की जगह मैं पावर पुट करता हूँ किलोवाट में, पावर किस में पुट करता हूँ किलोवाट में, और टाइम की जगह टाइम में और पुट कर दूं, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा किलोवाट आवर। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा ये बेसिकली वर्क है किसका, एक ऐसी बॉडी जिसकी पावर है 1 किलोवाट और वो कितनी देर के लिए ऑपरेट करे, 1 आवर के लिए ऑपरेट करे। तो 1 किलोवाट आवर इज द वर्क डन इन 1 आवर, वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलोवाट। एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसी बॉडी जिसकी पावर 1 किलोवाट है, वो 1 घंटे के लिए ऑपरेट करे तो जितना वर्क करेगी वो होगा 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगा। तो ये एक और डेफिनेशन हमें मिल गई, और हमसे एक प्रूव भी कराया जाता है, और वो हमारे पास है कि प्रूव करें कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 मेगा जाउल है। ये प्रूव कराया जाता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लेंगे बेटा, डिफाइन 1 किलोवाट आवर एंड शो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं इसको प्रूव करता हूँ यहाँ पर। 1 किलोवाट आवर, किलो के बारे में आप जानते हैं, किलो होता है 1000, तो ये आ गया 1000 वॉट। और एक और में, एक घंटे में, एक और में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, तो ये आ गया 1000 वॉट इंटू 3600 सेकंड। 1000 एज इट इज, वॉट की जगह जाउल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसल होके ये हमारे पास बन जाएगा 3600,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3600,000, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 3.6 इन 10 पावर 6 और 10 पावर 6 इक्वल टू होता है मेगा, तो ये प्रूव हो गया 3.6 मेगा जाउल के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो ये है जी, ये हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमसे कहा जाता है ड्राइव रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। दो और क्वांटिटीज को हम रिलेट कर रहे हैं और पावर और वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, या यूं भी आ जाता है शो दैट P इज इक्वल टू F डॉट V, P इज इक्वल टू F डॉट V। तो F इंटू V का जो डॉट प्रोडक्ट है वो पावर देता है, ये पॉइंट हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। कंसिडर एक बॉडी है जिसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं F, जो कि कांस्टेंट फोर्स है, और इस कांस्टेंट फोर्स के नतीजे में बॉडी वेलोसिटी v के साथ मूव करती है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो फोर्स लगाई, उसके नतीजे में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे। हमने इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन अभी देखी, तो ये होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल W ओवर डेल T, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और साथ लिमिट लगाई अप्रोचेस टू 0। अब हम ये भी जानते हैं वर्क होता है F डॉट D,
तो ये बन गया डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी। क्योंकि देखें बेटा फोर्स कांस्टेंट है तो इसको तो मैं डेल एफ नहीं लिखूंगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है फोर्स के लगने से, तो इसलिए इसको लिखा डेल डी, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज आई, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल डब्ल्यू की जगह आया एफ डॉट डेल्टा टी, नीचे आया डेल्टा टी। अब ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही तो इसको मैंने लिमिट से बाहर ले लिया, तो एफ बाहर आ गया, डॉट, और ये लिमिट इस इक्वेशन पर एप्लीकेबल है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडेंट है। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल डी ओवर डेल टी। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ये होती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ये क्या होती है, वेलोसिटी। और अगर आपने लिमिट अप्लाई कर दी स्मॉल अप्रोचेस टू जीरो तो वो वेलोसिटी अब बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये बन गई p इज इक्वल टू एफ एज इट इज आ गया, और इसकी जगह आ गई v इंस्टेंटेनियस। इन जनरल इसको हम लिखेंगे एफ डॉट वी। ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन का एक छोटा सा प्रूव है, p इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अब यहीं पर फाइनली हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। पावर की एक और डेफिनेशन हमें मिली कि पावर क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। तो ये बेटा हमारा पावर का एक टॉपिक है, बहुत सी डेफिनेशंस हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये हमने लाजमी देख लेने हैं। लास्ट पे इस लेक्चर में मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। ये एग्जांपल 4.1 है, ये हमने लाजमी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और यही ग्राफ एज इट इज, ये जो ग्राफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये बोर्ड के पेपर में एज MCQs आ चुका है। अब यहाँ आपको कहा गया है कि एक फोर्स एक्ट करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस, और वो बॉडी मूव करती है फ्रॉम 0 to 6 सेंटीमीटर, जैसे ग्राफ में दिखाया गया है। ये ग्राफ आपको दिया जाएगा बेसिकली, और कहा गया है वर्क कैलकुलेट करें। मैं जस्ट आइडिया दूंगा, बाकी आपने खुद इस चीज को कैलकुलेट कर लेना है, इजी एग्जांपल है। तो इन सिंपल बेटा हमें ये ग्राफ दिया गया है और हमें कहा गया है कि वर्क कैलकुलेट करें। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो जो हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसका एरिया वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें 2 शेप्स मिल रही हैं, इनके अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ को कैलकुलेट करें तो हमें वर्क मिल जाएगा। अब पहली ये जो ब्लू शेडेड आपको रीजन नजर आ रहा है ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ आपके पास होगा वर्क डन अंडर द वर्क डन रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल आपके पास है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये रेक्टेंगल की विड्थ आपके पास है, तो ये जो रेक्टेंगल की आपके पास है ये लेंथ मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो विड्थ आपके पास कितनी आ रही है 4, और लेंथ आ रही है 5। तो ये वैल्यू यहाँ पुट की गई है 4 × 5, तो ये वर्क कितना बन गया 20 जूल के करीब बन गया। 4 × 50 तो ये वर्क बन गया 4 × 5 सॉरी, तो वर्क बन गया 20 न्यूटन मीटर 20 जूल। दूसरी आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये है इसकी बेस, ये ट्राइंगल की बेस है, और ये ट्राइंगल की आपके पास हाइट मिल रही है। तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस देखें तो यहाँ 4 से शुरू होके 6 तक है, तो ये बन जाएगा 6 - 4, तो क्या बचेगा 2, और हाइट ऑटोमेटिकली 0 से लेके यहाँ 5 तक है, तो ये आ गई 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है जी 2 और हाइट आ गई 5, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 से 2 कैंसिल, तो 5 बचा, तो ये 5 जूल आ गया। तो ये एरिया अंडर द रेक्टेंगल, एरिया अंडर द ट्राइंगल, दोनों को सम अप करें तो टोटल हमें वर्क मिल जाएगा जो 20 + 5 25 जूल है। इसको जरा ध्यान से देख लेंगे, इजी है, उम्मीद है हो जाएगी आपसे। दूसरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल 4.2, अभी जो टॉपिक पढ़ा हमने उससे रिलेटेड है। 70 kg मैन आपके पास है जी, मैस हमें दे दिया। लॉन्ग अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड, वो सीढ़ियां चढ़ता है और सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए उसको टाइम रिक्वायर्ड है 4 सेकेंड, और जितनी हाइट है स्टेयर्स की, द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर इज 4.5 मीटर। हाइट हमें बता दी, कैलकुलेट द पावर इन वॉट, कैलकुलेट द पावर इन वॉट। अब अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि P इज इक्वल टू W/T, W/T, और हम जानते हैं कि W इक्वल टू mg भी होता है, जैसे वो ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक में हमने देखा। तो ये आ गया mg/T, यहाँ बेटा वैल्यूज पुट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये इजी एग्जांपल है, ये आपसे हो जाएगी, इनको बेटा देख लेंगे। यहाँ तक कि जो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स हमने देखे आज, इनको लाजमी अच्छे से देख लेंगे, नोट कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चा लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।